हेलो स्टूडेंट्स, हम इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत के सिक्स एडिशन को स्टडी कर रहे थे और अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने फिफ्थ चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था। और जो हमारा फिफ्थ चैप्टर है वो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। और आज का हमारा जो टॉपिक है इस लेक्चर में जिसको हम स्टडी करेंगे वो है एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज विद बांग्लादेश। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो टेरिटरीज का ट्रांसफ़र हुआ था उसके लिए जो 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 2015 में, उसके सारे प्रोविजंस को इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। The 100th Constitutional Amendment Act 2015 was enacted to give effect to the acquiring of certain territories by India and the transfer of certain other territories to Bangladesh in pursuance of the agreement and its protocol entered into between the Government of India and Bangladesh. जो 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2015 था उसके थ्रू इस चीज़ को प्रभावी बनाया गया कि इंडिया के द्वारा जो भी टेरिटरीज एक्वायर की गई हैं उसको क्या किया जाए, उसको प्रभावी बनाया जाए। और साथ ही जो इंडिया के द्वारा जो कुछ टेरिटरीज़ हैं उनको बांग्लादेश को ट्रांसफ़र किया गया है, जो कि इन दोनों के बीच में, इंडिया और बांग्लादेश की गवर्नमेंट के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। और इस प्रोटोकॉल के थ्रू जो कि डिफरेंट टेरिटरीज़ थी इन दोनों के बीच में, उनका ट्रांसफ़र किया गया था और उनको प्रभावी बनाया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2015 जो कि 100 नंबर का था। ठीक है। Under this deal, India transferred 111 enclaves to Bangladesh। जो ये डील हुई थी इसके थ्रू क्या हुआ था कि इंडिया ने 111 enclaves को 111 enclaves को बांग्लादेश को ट्रांसफ़र किया था, वाइल बांग्लादेश ट्रांसफर्ड 51 enclaves टू इंडिया, जबकि बांग्लादेश ने इंडिया को 51 enclaves को ट्रांसफ़र किया था। इसको मैं अभी आपको समझा दूंगी कि enclaves क्या होते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको ये पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी मैप के थ्रू। इसके बाद आगे पढ़ते हैं। In addition, the deal also involved the transfer of adverse possessions and the demarcation of 6.1 किलोमीटर undemarcated border stretch। इसके साथ ही इन टेरिटरीज के ट्रांसफ़र के लिए जो प्रोटोकॉल बनाया गया था उसके साथ ही क्या किया गया था कि इसमें दो और डीलें इन्वॉल्व थी। एक तो ये था कि इसमें जो भी एडवर्स पोजीशंस हैं, एक दूसरे कंट्रीज़ की जो पोजीशंस हैं, एक दूसरे कंट्रीज़ की जो लैंड्स हैं उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा। और जो कि 6.1 किलोमीटर का एक ऐसा एरिया था, एक ऐसा बॉर्डर स्ट्रेच था जो कि अभी तक जिसको चिन्हित नहीं किया गया था, जिसका डिमार्केशन नहीं किया गया था। ठीक है, उसको भी सॉल्व करना था। For these three purposes, the amendment modified the provisions relating to the territories of 4 states in the first schedule of the Constitution। ये कहा गया है कि इन 3 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, कौन कौन से 3 उद्देश्य? पहला तो ये था कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो भी टेरिटरीज़ हैं उनको क्या किया जाए, ट्रांसफ़र किया जाए, और इंडिया जिन टेरिटरीज़ को बांग्लादेश से अपने देश में एक्वायर करे उनको क्या किया जाए, प्रभावी बनाया जाए। उसके बाद जो दूसरा पर्पस था वो था कि जो भी क्या है, जो एडवर्स पोजीशंस हैं इंडिया और बांग्लादेश की, उसका ट्रांसफ़र किया जाए। और जो तीसरा ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि 6.1 किलोमीटर का एक ऐसा बॉर्डर का स्ट्रेच था, एक ऐसा भूमि का टुकड़ा था कि जिसमें क्या था कि जो अनडिमार्केटेड था, जिसको क्या था, अभी चिन्हित नहीं किया गया था। ठीक है, उसको ये नहीं कहा गया था कि वो कौन से एरिया में आएगा, उसका अभी पूरी तरीके से निर्धारण नहीं किया गया था। ठीक है, उसको डिफाइन नहीं किया गया था। तो ये 3 पर्पसेस थे जिनको रिजॉल्व करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2015 को लाया गया था। ठीक है, और क्या हुआ कि इसमें क्या, इस जो ये हमारा 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 2015 का, इसमें डिफरेंट प्रोविजंस को ऐड किया गया था जो कि रिलेटेड थे, जो ये 4 थे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट थे, जिसमें कि आता है असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा। इनसे रिलेटेड जो भी, इनकी टेरिटरीज से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस थे उनमें क्या किया गया था, उनमें काफ़ी अमेंडमेंट लाया गया था, उन प्रोविजंस को भी मॉडिफाई किया गया था
और चेंज किया गया था। और ये सब क्या है हमारे जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट शेड्यूल में आते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे बताया गया है कि जो ये अमेंडमेंट किया गया था 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2015, इसके थ्रू क्या किया गया था, इन तीनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, इन तीनों उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए वो जो भी और जो ये चार स्टेट हैं, जो 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा, जो भी इनकी टेरिटरीज़ थी, उनको उनसे रिलेटेड डिफरेंट जो प्रोविज़न्स थे, उनको मॉडिफ़ाई किया गया था, उनको चेंज किया गया था, उनमें परिवर्तन लाया गया था, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट शेड्यूल में आता है, ठीक है। द बैकग्राउंड ऑफ दिस अमेंडमेंट इज एज फॉलोज। और इसके बाद ये बताया गया है कि इसकी जो पृष्ठभूमि थी, जिस इस अमेंडमेंट में क्या क्या चीज़ें हुई थी, वो हम ये आगे इन 2 पॉइंट्स में पढ़ेंगे। इसमें पहला पॉइंट है कि इंडिया एंड बांग्लादेश हैव ए कॉमन लैंड बाउंड्री ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 4096.7 किलोमीटर्स, ठीक है। ये कहा गया कि इंडिया और बांग्लादेश है, वो दोनों आपस में 4096.7 किलोमीटर्स की जो लैंड बाउंड्री है, उसको आपस में शेयर करते हैं। यानी दोनों कंट्रीज़ के बीच में 4096.7 किलोमीटर का जो एरिया है, वो दोनों में कॉमन है, ठीक है। उसके बाद हम इसको समझ लेते हैं कि जो मैंने अभी आपको ये इनक्लेव का बताया था कि जो 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 2015 में, उसमें इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो डिफरेंट टेरिटरीज़ का ट्रांसफ़र हुआ था, उसको हम समझ लेते हैं कि उसमें क्या क्या हुआ था। देखिए, ये आपके सामने मैप दिख रहा होगा। इसमें क्या है कि जो ये 2015 का 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, इसमें क्या हुआ था, आप देख रहे होंगे, मैप में देख सकते होंगे कि ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश दिखाया है, ऊपर क्या है, वेस्ट बंगाल दिखाया है, और जो ये स्काई ब्लू कलर की जो लाइन है, ये दिखा रही है इंडिया और बांग्लादेश के बीच का जो बॉर्डर है, इसमें ये दिखाया गया है। तो ये था इनक्लेव्स का मतलब। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो हमने कहा कि इनक्लेव्स का जो ट्रांसफ़र किया गया है, हमने इसमें ये पढ़ा था अभी कि क्या है कि इंडिया ने क्या किया, 111 इनक्लेव्स को बांग्लादेश को ट्रांसफ़र किया, जबकि बांग्लादेश ने क्या किया कि 51 इनक्लेव्स को इंडिया को ट्रांसफ़र किया, ठीक है। तो इसको हम पढ़ते हैं। इनक्लेव्स का मतलब ये होता है कि जैसे आप ये देख रहे होंगे कि जैसे आप पहले देखिए कि बांग्लादेश जो आपको दिख रहा है, वहाँ पे आपको क्या है कि ऑरेंज कलर की जो ये स्पॉट्स दिख रहे हैं, ये क्या है, इनक्लेव्स ऑफ इंडिया, ठीक है। ये बांग्लादेश में इंडिया के इनक्लेव्स हैं। इनक्लेव्स का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसी टेरिटरी होती है कि जो क्या होती है, अपने कल्चर में डिस्टिंक्ट होती है अपने बाहर की टेरिटरी से, ठीक है। इनके क्या होते हैं, अलग अपना अलग कल्चर होता है, अपनी अलग उनकी जो भी हैं सोशल कंडीशंस होती हैं, अपनी अलग ही उनका सारी चीज़ें अलग होती हैं, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है। देखिए, इसको इस तरीके से समझते हैं। जो ये ऑरेंज कलर के आप देख रहे हैं, ये स्पॉट्स जो हैं बांग्लादेश में, तो ये क्या है, कंट्री तो बांग्लादेश है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इंडिया के इनक्लेव्स हैं। इनको कहा गया है कि ये इंडिया के इनक्लेव्स हैं, ठीक है। जो कि ये एरिया है बांग्लादेश में। ये एरिया है बोडा और देवीगंग का इलाका है, और जो बोडा का इलाका है, ये क्या है, इंडियन इनक्लेव है। यहाँ पे इंडियन इनक्लेव इसीलिए कहा गया है कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या थे, इंडिया के लोग रहते थे। जब इंडिया के लोग एक टेरिटरी में बांग्लादेश में आकर रहने लगे स्टार्टिंग से ही, तो वो वहीं पे बस गए, तो ये कहलाया एक तरीके से इनक्लेव कहलाया, ठीक है। लेकिन ये किसका इनक्लेव है, इंडियन इनक्लेव है। यहाँ पे तो ये इंडिया के लोग होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि जो इसकी बाहर की टेरिटरी होगी, जो बाहर का एरिया है, यहाँ पे बांग्लादेश है बाहर का एरिया, तो बांग्लादेश की संस्कृति, उसकी सभ्यता, उसके संस्कार, सारी चीज़ें क्या है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, अपना अलग है। और लेकिन जो ये इनक्लेव है अंदर, इसमें क्या है कि इंडियंस रहते हैं, तो अगर इंडियंस रहते हैं तो उनकी अपना क्या होगा, अलग कल्चर होगा, अलग अपना सोशल स्ट्रक्चर होगा, और सारी चीज़ें अपने अलग होंगे, अलग फंक्शंस होंगे। तो ये क्या हो गए, अपनी एथनिसिटी में डिफरेंट हो गए और अपने कल्चर में डिफरेंट हो गए। तो इसीलिए ये कहा गया है कि ये क्या है, इनक्लेव्स ऑफ इंडिया है। यहाँ पे ये जो पूरा बाहर का एरिया है, वो तो है बांग्लादेश का, लेकिन यहाँ पे लोग रहते हैं एक पर्टिकुलर टेरिटरी पे, वो रहते हैं इंडिया के लोग, इसीलिए इसको कहा गया कि ये क्या है, बाहर की टेरिटरी से अलग है, ठीक है। और इसी एरिया को बोला जाता है इनक्लेव्स। इनक्लेव्स मीन्स कि अंतः क्षेत्र इसको बोला जाता है, कि ये ए पोर्शन ऑफ टेरिटरी सराउंडेड बाय ए लार्जर टेरिटरी हुज इनहेबिटेंट्स आर कल्चरली और एथनिकली डिस्टिंक्ट।
ये क्या होता है कि एक टेरिटरी का एक ऐसा पोर्शन होता है, टेरिटरी का एक ऐसा पोर्शन होता है कि जो एक बड़ी लार्जर टेरिटरी से सराउंड होता है, लेकिन जो इसमें रहने वाले लोग होते हैं, जो इन्हेबिटेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, उनकी जो उनका जो कल्चर होता है, जो उनकी एथनिसिटी होती है, जो उनके बिहेवियर्स होते हैं, जो उनकी अपनी अलग-अलग चीज़ें होती हैं, वो क्या होती हैं, डिस्टिंक्ट होती हैं उनकी जो भी सराउंडेड टेरिटरी है। तो यहाँ पे हम जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें सराउंडेड टेरिटरी क्या हो गई? बांग्लादेश हो गई। जबकि जो अंदर की जो पर्टिकुलर टेरिटरी हो गई वो क्या है? वहाँ पे कौन लोग रहते हैं? इंडियन रहते हैं। तो ये जो है इसीलिए इसको कहा गया है एन्क्लेव्स ऑफ इंडिया, ठीक है? ये कहा था। तो ये हो गया एन्क्लेव का कॉन्सेप्ट। ऐसे ही जब हम इंडिया में आते हैं तो आप यहाँ देख रहे होंगे वेस्ट बंगाल के पास जो भी ग्रीन कलर में ये टेरिटरीज़ बनी हुई हैं, ठीक है? ये क्या है? ये है एन्क्लेव्स ऑफ बांग्लादेश। ये हमारा इंडिया का एरिया है, वेस्ट बंगाल का एरिया है कि जहाँ पर कौन लोग रहते हैं? यहाँ पे रहते हैं अब वहाँ पे रहते हैं बांग्लादेश के लोग। तो ये हो गई बांग्लादेश के, ये हो गए एन्क्लेव्स ऑफ बांग्लादेश। ये है तो टेरिटरी इंडिया की, लेकिन यहाँ पे जो ये स्पॉट्स दिख रहे हैं, अलग-अलग ग्रीन स्पॉट्स दिख रहे हैं, इन पर्टिकुलर टेरिटरीज़ पर कौन रहते हैं? बांग्लादेश के लोग रहते हैं, क्योंकि वो पहले से आ गए, तो उन्होंने अपनी एक टेरिटरी बना ली और उसमें वो लोग रहते हैं। जैसे ऐसे एरिया अपने इंडिया में कौन-कौन से हैं? इंडिया में है दिनहाटा है, सितई है और शीतलकुची है। ये एरिया जो है यहाँ पे क्या थे? बांग्लादेश के एन्क्लेव्स थे, यानी यहाँ पे बांग्लादेश के कुछ सिटीजन आए और वो रहने लगे उस टेरिटरी को, इसीलिए उसको बोला जाता है बांग्लादेश ऑफ एन्क्लेव। लेकिन जो पूरी टेरिटरी है, जो बाहर की सराउंडेड टेरिटरी है, वो किसकी है? इंडिया की टेरिटरी है, वेस्ट बंगाल की टेरिटरी है। और इसी तरीके से हमने ये समझा कि बांग्लादेश में जो इंडिया के लोग रहते थे, वो कौन से एरिया में रहते थे कि ये जो बोडा का एरिया है और जो ये देवी गंग का एरिया है, ये क्या है? बांग्लादेश में इंडिया की एन्क्लेव्स हैं। तो क्या हुआ कि जो ये 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2015 है, उसके थ्रू ये कहा गया कि हम ऐसा करते हैं कि जो भी आपकी टेरिटरीज़ जो हमारे यहाँ बांग्लादेश में हैं, उनको हम आपको ट्रांसफ़र कर देते हैं और जो हमारी टेरिटरीज़ जो इंडिया में हैं, जो कि वेस्ट बंगाल के आस-पास लगती हैं, जो कि सितई का एरिया था, दिनहटा का एरिया था और शीतलकुची का एरिया था, वो क्या करिए, वो आप हमें ट्रांसफ़र कर दीजिए। ऐसा इंडिया और बांग्लादेश दोनों की गवर्नमेंट के बीच में एक प्रोटोकॉल ऐसा एक डिसीज़न लिया गया। तो जो ये 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, इसके थ्रू इन टेरिटरीज़ को आपस में ट्रांसफ़र कर दिया गया, ठीक है? इसमें हमने यही पढ़ा कि फिर यही था कि इसमें कोई ऐसा नहीं था कि अलग से कोई लैंड दिया हो, ये थे कि इन्हीं की टेरिटरीज़ को आपस में ट्रांसफ़र कर दिया गया कि जो आपके बांग्लादेश के लोग हैं, वो बांग्लादेश में चले जाएँ और जो इंडिया की टेरिटरीज़ हैं, वो जो इंडिया के लोग हैं, वो इंडिया में आ जाएँ, ऐसा इसमें प्रोविज़न किया गया था। और उसके बाद इसमें लिखा है कि जो टोटल ये एन्क्लेव्स थे, ये 162 एन्क्लेव्स थे और जो ये डिस्प्यूट था, ये बॉर्डर एंड का, ये काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ था, ठीक है? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। और इसमें से क्या था कि टोटल 162 एन्क्लेव्स थे, जिसमें से कि 111 आर इंडियन एंड द रेस्ट 51 जो एन्क्लेव्स थे, वो बांग्लादेश की टेरिटरीज़ थी इंडिया में, ठीक है? और इसमें हम पढ़ेंगे कि 34,000 पीपल लिव इन 111 इंडियन एन्क्लेव्स इनसाइड इन बांग्लादेश। जो बांग्लादेश था, बांग्लादेश में हमारी जो इंडियन एन्क्लेव्स थी, वो कितनी थी? 111 इंडियन एन्क्लेव्स थी बांग्लादेश में, जिसमें कि 34,000 पीपल रहते थे, ठीक है? जो कि कौन-कौन से एरिया में थे? बोडा, देवीगंग, आप ये देख सकते होंगे, ये जो ऑरेंज कलर में है, ये इंडिया के एन्क्लेव्स हैं, जो कि बांग्लादेश में थी और ये 51 थी। और इसी प्रकार जो कि और इसमें जो बांग्लादेश था, वहाँ पे 3000 एकर्स ऑफ बांग्लादेश लैंड आर इनसाइड इंडिया। हमारे इंडिया में जो देखेंगे कि बांग्लादेशी लोग जो रहते हैं, वो एरिया था 3000 एकर्स का, जहाँ की बांग्लादेश के एन्क्लेव्स थे, ठीक है? जो कि वेस्ट बंगाल के आसपास जो दिनहटा का एरिया था, सितई का एरिया था, शीतलकुची का एरिया था, वहाँ पे क्या थी? बांग्लादेश के सिटीजन्स रहते थे। तो वो एरिया कितना था? 3000 एकर्स था। और
जबकि इंडिया जो है, हमारी जो इंडिया है, वहाँ पर जो बांग्लादेश के एन्क्लेव्स रहते हैं, वो एरिया कितना था कि जहाँ पर जो कि बांग्लादेशी सिटिज़न्स के द्वारा जिसको एक्वायर किया गया था, वो टेरिटरी थी 3500 एकर्स की, ठीक है? इतने लैंड में बांग्लादेशी एन्क्लेव हमारे इंडिया में उस टाइम पे रहते थे। तो ये हमने पूरा समझा कि जो कि ये हमारा इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज हुआ था, ठीक है? टेरिटरीज का और एनक्लेव्स का जो एक्सचेंज हुआ था, जो 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2015 के थ्रू इसको इनेक्ट किया गया था, इस प्रोविजन को प्रभावी बना दिया गया था। और ये एक और मैप है, इसमें भी आप देख रहे होंगे कि ये जो इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है। इंडिया में क्या है, जो ये वेस्ट बंगाल का एरिया है जहाँ पे ये रेड स्पॉट्स दिखाए गए हैं, ये क्या है, बांग्लादेश के एन्क्लेव्स हैं। है तो ये इंडिया में, लेकिन यहाँ पे रहते कौन हैं, बांग्लादेशी लोग रहते हैं, इसीलिए इसको बांग्लादेश का एन्क्लेव्स नाम दिया गया है। और ऐसे ही जब आप बांग्लादेश में नीचे जाएंगे तो बांग्लादेश में आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको ग्रीन स्पॉट्स दिखाई दे रहे होंगे। तो ये जो ग्रीन स्पॉट्स हैं, ये क्या है, ये है इंडियन एन्क्लेव्स। यहाँ पे कौन रहते थे, इंडियंस रहते थे। तो यही कहा गया कि इस जो ये एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज का जो एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और बांग्लादेश की गवर्नमेंट्स के बीच में, ये कहा था कि जो बांग्लादेश की जो इनक्लेव है वो बांग्लादेश में चले जाए, जो इंडिया के लोग हैं वो इंडिया में आ जाएं। बस, तो यही था हमारा एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज विद बांग्लादेश। चलिए इसको हम आगे पढ़ते हैं। हमने इसको पढ़ लिया। तो हम ये पढ़ रहे थे कि इस अमेंडमेंट के जो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, इसकी पृष्ठभूमि में और क्या-क्या चीज़ें हो रही थी। तो हमने देखा कि पहला पॉइंट हम पढ़ रहे थे कि इंडिया एंड बांग्लादेश हैव ए कॉमन लैंड बाउंड्री ऑफ अप्रॉक्सिमेटली 4096.7 किलोमीटर। इसमें ये कहा गया है कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो कॉमन बाउंड्री थी, वो कितनी थी, वो लगभग 4096.7 किलोमीटर्स का इतना एरिया था, जो कि दोनों के बीच में क्या होता था, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में शेयर होता था, ठीक है? द ईस्ट पाकिस्तान लैंड बाउंड्री वॉज डिटरमाइंड एज पर द रेडक्लिफ अवार्ड ऑफ 1947। ये कहा गया है कि जो इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान की लैंड बाउंड्री का डिमार्केशन था, जो लैंड बाउंड्री का मेजरमेंट था, उसको रेडक्लिफ अवार्ड के द्वारा किया गया था 1947 में। यानी जो रेडक्लिफ थे, उनके द्वारा इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश है आज प्रेजेंट में, उनके बीच जो बाउंड्री का मेजरमेंट किया गया था, वो रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था 1947 में। डिस्प्यूट्स अरोज आउट ऑफ सम प्रोविजंस इन द रेडक्लिफ अवार्ड, ठीक है? ये कहा गया था कि लेकिन जब रेडक्लिफ के द्वारा इसमें क्या किया गया कि लैंड बाउंड्री का मेजरमेंट किया गया इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, तो इसमें क्या हुआ कि काफ़ी विवाद उठ गए, ठीक है? काफ़ी डिस्प्यूट्स पैदा हो गए। इसमें इसके जो भी प्रोविजंस किए होंगे, हो सकता है कि कुछ न कुछ ये इतनी बड़ी 4096.7 किलोमीटर की जो बाउंड्री थी, इसके मेजरमेंट में थोड़ी बहुत मिस्टेक रह गई। तो इसके लिए इसमें क्या हो गए कि विवाद हो गए, डिस्प्यूट्स हो गए। तो इसके लिए क्या हुआ कि बैगे अवार्ड के द्वारा इसको रिजॉल्व करने की कोशिश की गई 1950 में, ठीक है? ये लिखा है विच वर साउंड टू बी रिजॉल्व थ्रू द बैगे अवार्ड ऑफ 1950, जो इसमें कमियां रह गई थी रेडक्लिफ अवार्ड में मेजरमेंट करने के टाइम पे लैंड बाउंड्री को इंडिया और बांग्लादेश की, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की गई थी 1950 में बैगे अवार्ड के थ्रू, ठीक है? लेकिन उस टाइम भी ये पूरी तरीके से ये जो था डिमार्केशन जो है वो पूरी तरीके से सेटल नहीं हुआ था, ठीक है? तो उसके लिए क्या हुआ, अनदर एफर्ट वाज मेड टू सेटल दीज डिस्प्यूट्स बाय नेहरू नून एग्रीमेंट ऑफ 1958। तो क्या हुआ कि बैगे अवार्ड के बाद क्या हुआ, फिर से जब ये सॉल्व नहीं हुआ, रिजॉल्व नहीं हो पाया, तो नेहरू और नून के द्वारा एक एग्रीमेंट किया गया 1958 में, फिर से एक सेटलमेंट किया गया। इसमें फिर से कोशिश की गई इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की, ठीक है? लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ कि हाउएवर द इश्यूज रिलेटिंग टू द डिवीजन ऑफ बेरूबरी यूनियन वॉज चैलेंज्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। हालांकि जो बेरूबरी यूनियन का जो डिवीजन किया गया था, उससे
से जो उसका जो इश्यू था उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने उसको चैलेंज कर दिया गया था। वो हमने बेरूबरी यूनियन का पढ़ा था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि बेरूबरी यूनियन को क्या किया जाता है कि एक अमेंडमेंट के थ्रू उसको ईस्ट पाकिस्तान को दे दिया जाता है। हमने उसमें कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के पास जब प्रेसिडेंट जाते हैं, इस संदर्भ में रिपोर्ट लेते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट से पूछते हैं इस चीज़ को कि बेरूबरी यूनियन में क्या करना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इसको डायरेक्टली ऐसे टेरिटरी को हम किसी फॉरेन कंट्री को नहीं दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट करना पड़ेगा। उसके थ्रू ही क्या होगा कि इस टेरिटरी को, बेरूबरी यूनियन की टेरिटरी को हम किसी फॉरेन कंट्री को यानी ईस्ट पाकिस्तान को दे सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, उसी को समझाया गया है इन लाइन्स में कि टू कंप्लाई विद द ओपिनियन रेंडर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन 9th अमेंडमेंट एक्ट 1960 वॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट। ये कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना ओपिनियन दिया था, ठीक है, उससे रिलेटेड, उसी के अनुपालन में, उसी को कंप्लाई करने के लिए, उसी का अनुपालन करने के लिए क्या हुआ, हमारे पार्लियामेंट ने 9th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1960 को पास किया और उसके थ्रू क्या कर दिया गया कि वो जो बेरूबरी यूनियन का जो एरिया था, जो बेरूबरी यूनियन की टेरिटरी थी, उसको ईस्ट पाकिस्तान को सौंप दिया गया। ठीक है, due to the continuous litigation and other political developments at that time, the Constitution 9th Amendment Act 1960 could not be notified in respect of territories in former East Pakistan, presently Bangladesh। ठीक है, बेरूबरी यूनियन का मामला तो सॉल्व हो गया, लेकिन इसमें कहा गया है कि जो कि वो इंडिया और जो बांग्लादेश की जो लैंड बाउंड्री थी, उसका जो डिमार्केशन में जो कि रेडक्लिफ के द्वारा जब मेज़रमेंट किया गया, तो उसमें जब लोगों को लगा कि इसमें क्या है कि कुछ कमियाँ रह गई हैं, कुछ डिस्प्यूट्स उसमें पैदा हो गए थे, तो वो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाए थे। तो इसमें बताया गया है कि जब बार-बार क्या है, ड्यू टू द कंटिन्यूअस लिटिगेशन, जब बार-बार क्या थे, मुकदमे हो रहे थे और उस टाइम पे और भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे थे, तो बांग्लादेश में जो कि आज बांग्लादेश जो कि उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, तो ये कहा गया कि जो ये उस टाइम पे जो ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1960 को, उसको बांग्लादेश के रिस्पेक्ट में उस टाइम पर नोटिफाई नहीं किया गया था। ये कहा गया कि उस टाइम पे क्या हो रहा था, क्योंकि बांग्लादेश में जो कि उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान था, उस टाइम पे वहाँ पे बहुत सारे लिटिगेशंस हो रहे थे, बहुत सारे मुकदमे चल रहे थे और बांग्लादेश खुद में भी पॉलिटिकली वहाँ पर काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रहे थे, क्योंकि 1971 में तो बांग्लादेश क्या हो गया था, इंडिपेंडेंट हो गया था। तो क्या था, वो इन सब पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स में बिजी था। तो इन सब के चलते जो 9th अमेंडमेंट एक्ट था 1960 का, उसके प्रोविजंस को नोटिफाई नहीं किया गया था। ठीक है, नहीं कर पाए थे कि उसमें उसको नोटिफाई नहीं कर पाए थे किसके संदर्भ में, जो कि टेरिटरीज थी ईस्ट पाकिस्तान की, जो कि अब आज क्या है, बांग्लादेश है, उसको उस टाइम पे नोटिफाई नहीं किया गया था इन रीजंस की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। ऑन May 16, 1974 द एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश कंसर्निंग द डिमार्केशन ऑफ द लैंड बाउंड्री एंड रिलेटेड मैटर्स वाज साइंड बिटवीन बोथ द कंट्रीज टू फाइंड ए सोल्यूशन टू द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ द बॉर्डर डिमार्केशन इन्वॉल्व्ड। ये हुआ, ये इसमें ये कहा गया है कि 16 मई 1974 को इंडिया और बांग्लादेश के बीच में क्या हुआ था, एक एग्रीमेंट हुआ था, एक एग्रीमेंट किया गया था कि जिसमें जो कि ये हमारा डिमार्केशन है लैंड बाउंड्री का, इंडिया और बांग्लादेश का, कि जो कि रेडक्लिफ के थ्रू जिसमें कहा गया था कि आप इसका मेजरमेंट करिए, उसके थ्रू जो डिस्प्यूट्स अराइज हुए थे लैंड बाउंड्री के डिमार्केशन में, उनमें और उससे रिलेटेड जो भी मैटर्स थे उनको रिजॉल्व करने के लिए इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक एग्रीमेंट साइन किया गया था 16 मई 1974 को। इसमें यहाँ पर ये समझाया गया है। ठीक है, और उसमें इन दोनों के बीच में ये जो एक कॉम्प्लेक्स सा एक डिमार्केशन हो गया था, जो कि इतने टाइम से सॉल्व ही नहीं हो रहा था, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर का डिमार्केशन था, उसको सॉल्व करने के लिए 16 मई 1974 को इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक एग्रीमेंट किया गया था। दिस एग्रीमेंट वॉज नॉट रेटिफाइड एज इन्वॉल्व्ड इंटर आलिया ट्रांसफर ऑफ टेरिटरी विच रिक्वायर्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये कहा गया
कि ये जो एग्रीमेंट था इसको रेटिफाई नहीं किया जा सका। इसको क्यों रेटिफाई नहीं किया जा सका? रेटिफाई मीन्स कि इसको अप्लाई नहीं किया जा सका। इसको अप्लाई नहीं किया जा सका क्योंकि ये इसमें क्या इन्वॉल्व था? इसमें इन्वॉल्व था ट्रांसफ़र ऑफ टेरिटरीज़, ठीक है? इसमें क्या था कि टेरिटरीज़ का ट्रांसफ़र इन्वॉल्व था, कि जिसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करना पड़ता है? अगर ट्रांसफ़र ऑफ टेरिटरीज़ करना है हमको, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर किसी टेरिटरी को ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए ये प्रोविज़न बताया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि पहले क्या किया जाएगा, उस कॉन्स्टिट्यूशन में पहले एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाएगा, उसके थ्रू ही ये इन टेरिटरीज़ को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसफ़र किया जाएगा। इसीलिए क्या हुआ कि जो ये 16 मई 1974 को जो एग्रीमेंट किया गया इंडिया और बांग्लादेश को, इसके प्रोविज़न्स को क्या है कि ये भी क्या हो पाया, ये भी रेटिफ़ाई नहीं हो पाया, ठीक है? ये भी इसके द्वारा भी सॉल्व नहीं हो पाया, वो चीज़ें अप्लाई नहीं हो पाई, इसके प्रोविजंस को अप्लाई नहीं किया गया। इन दिस कनेक्शन इट वाज आल्सो रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द प्रिसाइज एरिया ऑन द ग्राउंड व्हिच वुड बी ट्रांसफर्ड। इसलिए कहा गया है कि इसमें उस एग्रीमेंट की भी बात की गई है कि जिसमें इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक जो 6.1 किलोमीटर का जो एरिया था, जो बॉर्डर स्ट्रेच था, वो क्या था कि वो अभी तक बता रहे हैं कि वो क्या है, उसको डिमार्क नहीं किया गया, उसका डिमार्केशन नहीं किया गया, उसको चिन्हित नहीं किया गया है और ये भी नहीं बताया गया है कि उसका वो कौन-सी बाउंड्री में, वो कौन से लैंड में है या फिर उसकी लोकेशन को भी नहीं बताया गया था कि वो एग्ज़ैक्टली कहाँ पे लोकेट करती है, वो इंडिया में है या बांग्लादेश में है। इस चीज़ का भी डिमार्केशन या मेज़रमेंट उस टाइम तक नहीं किया गया था, ठीक है? एंड यही इस इन लाइन्स में बताया गया है कि इन दिस कनेक्शन इट वाज़ आल्सो रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द प्रिसाइज़ एरिया ऑन द ग्राउंड व्हिच वुड बी ट्रांसफर्ड। इसीलिए बताया गया है कि इसमें क्या था, इसमें वो जो एरिया था ग्राउंड का, जो लैंड का जो 6.1 किलोमीटर का जो बॉर्डर स्ट्रेच था, उसको क्या करने की ज़रूरत थी, आइडेंटिफ़ाई करने की ज़रूरत थी पहले, उसको लोकेट करने की ज़रूरत थी और कि जिसको हम ट्रांसफ़र करने की बात कर रहे हैं कि वो कहाँ पर आता है, पहले उसके लिए उसको सही से उसका डिमार्केशन किया जाए, उसकी लोकेशन को पता किया जाए, ठीक है? और आइडेंटिफ़ाई किया जाए। Subsequently, the issues relating to the demarcation of undemarcated boundary और उसके साथ ही क्या किया जाए कि उसके साथ ही बताया गया है इसमें कि जो भी इश्यूज़ थे जो कि किससे रिलेटेड थे, जो अनडिमार्केटेड बाउंड्री का डिमार्केशन है जो कि 6.1 किलोमीटर का जो एरिया है, जो उससे रिलेटेड इश्यूज़ थे और जो साथ ही जो टेरिटरीज़ थी इन एडवर्स पोजीशन, ठीक है? जो एडवर्स पोजीशन में जो टेरिटरीज़ थी और exchange of enclaves were identified and resolved by signing a protocol on 6 September 2011। अब ये कहा गया है इसमें कि एक तो ये जो 6.1 किलोमीटर का जो अनडिमार्केटेड बाउंड्री स्ट्रेच था, इसके डिमार्केशन से और इसके मेजरमेंट से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ थे और जो एडवर्स जो टेरिटरीज़ का इंडिया और बांग्लादेश की टेरिटरीज़ का जो एडवर्स पोजीशन था, उससे रिलेटेड जो इश्यूज़ थे और साथ ही साथ जो इंडिया और बांग्लादेश की जो एन्क्लेव्स थे उनके जो एन्क्लेव्स का जो एक्सचेंज करना था, वो उन सबको जो आइडेंटिफ़ाई किया गया और जो उन सबको रिज़ॉल्व किया गया, उसके लिए 6 सितंबर 2011 को इंडिया और बांग्लादेश की गवर्नमेंट के द्वारा एक प्रोटोकॉल को साइन किया गया, व्हिच फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश इन 1974। ये कहा गया था कि जिसने जो कि क्या था कि जो एक इंटीग्रल पार्ट था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था 1974 का, ठीक है? The protocol was prepared with support and concurrence of the concerned state governments of Assam, Meghalaya, Tripura and West Bengal। ये कहा गया है कि जो ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो ये एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज़ था और जो एक्सचेंज ऑफ इनक्लेव्स था और जो ये डिमार्केशन का मामला था 6.1 किलोमीटर के बॉर्डर स्ट्रेच का और जो कि ये एडवर्स पोजीशंस था टेरिटरीज़ का इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, इन सब के लिए जो भी सॉल्यूशन निकाले गए, जो भी प्रोविजंस निकाले
गए, उसके लिए जो भी प्रोटोकॉल बनाए गए, उसके लिए कहा गया है कि जो ये नॉर्थ ईस्टर्न के जो 4 स्टेट्स है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल, उनसे भी सहमति ली गई और सारी चीज़ें उनके ही सपोर्ट में हुई थी, ठीक है? उसके लिए जो भी ये प्रोटोकॉल हुआ था, उसके लिए इन चारों स्टेट्स का सपोर्ट लिया गया और इन चारों स्टेट से इनकी सहमति भी ली गई थी। ये हमने इसमें स्टडी किया। तो अब आप समझ गए होंगे कि आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया हो। मैंने आपको मैप से भी समझाया कि किस तरह कि किस प्रकार जो ये एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज़ हुआ था इंडिया और बांग्लादेश का, और जिसके लिए कि जो 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2015 है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया था, जिसके थ्रू इंडिया ने 111 इनक्लेव्स को बांग्लादेश को ट्रांसफ़र किया था, और जबकि बांग्लादेश ने 51 इनक्लेव्स को इंडिया को ट्रांसफ़र किया था। आई होप ये आपको समझ आया हो। तो इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़। ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग।